बचपन से हम राष्ट्रगान गाते या सुनते आ रहे हैं। राष्ट्रगान में एक पंक्ति आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। लेकिन जब सिंध को भारत के नक्शे में ढूंढा जाता है तो ये भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के मैप में नजर आता है। वैसे तो कांग्रेस ने अनेकों ऐसी ऐतिहासिक भूल की हैं जिनका खामियाजा भारत को आज भी भुगतना पड़ रहा है, और ऐसी ही भूल सिंध के मामले में भी कांग्रेस ने की थी, जिसकी वजह से आज सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत का नहीं। तो वो क्या कारण थे जिससे सिंध भारत में आने के स्थान पर पाकिस्तान में चला गया? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र न्यूज का विशेष कार्यक्रम आज का इतिहास। ये बात है 1940 की, जब कांग्रेस ने ऐतिहासिक भूल करते हुए सिंध में अल्लाह बख्श सुमरो के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने में मुस्लिम लीग की मदद की थी। सुमरो एक जाने माने मुस्लिम लीग विरोधी राजनेता थे। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे और 1943 में उनकी उस समय हत्या कर दी गई जब वह मुस्लिम लीग और उसके टॉप लीडर मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एक प्रमुख चुनौती बनकर उभर रहे थे। उनका मानना था कि पाकिस्तान की कल्पना करना भी पूरी तरह से गैर इस्लामी है। हैरानी की बात यह है कि अल्लाह बख्श सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। कांग्रेस के एकमात्र मुस्लिम विधायक ने मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के जाने का विरोध किया तो उसे पार्टी से निकाल दिया गया। सिंध के कांग्रेसियों द्वारा अल्लाह बख्श मंत्रिमंडल को हटाए जाने के 2 दिन बाद मुस्लिम लीग के नेताओं ने लाहौर में बैठक की और 25 मार्च 1940 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित कर दिया। यह एक तरह से सिंध के हिंदुओं के साथ धोखा था। मशहूर लेखक A.R. मलकानी ने द सिंध स्टोरी किताब में कांग्रेस के इस धोखे वाली घटना को विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सिंध के कांग्रेसियों की दूरदर्शिता से जिम्मेदार हिंदू स्तब्ध थे, हैरान थे। प्रोफेसर N.R. मलकानी ने सरदार पटेल को कांग्रेस की इस करतूत के बारे में बताया और इस बारे में कुछ करने के लिए एक लेटर लिखा। सरदार पटेल ने जवाब में लिखा, मुझे 1 मार्च 1940 को आपका दुखद पत्र मिला। सिंध में कांग्रेस असेंबली पार्टी के हमारे मित्रों ने इस तरह से काम किया है जिससे संगठन और उनकी खुद की बदनामी हुई। वे अपनी कार्रवाई के संदर्भ में देश के व्यापक हित का तर्क दे रहे हैं, जबकि वे भूल जाते हैं कि वे स्थानीय हितों की उपेक्षा कर रहे हैं। व्यापक हित के लिए काम करना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह बख्श सरकार की जगह मुस्लिम लीग की सरकार ने ले ली, जो केवल 1 साल तक चली। लेकिन उस समय 1 साल में सिंध में मुस्लिम लीग की शाखाओं की संख्या 30 से बढ़कर 400 हो गई। मलकानी कहते हैं कि कांग्रेस सिंध को आंशिक रूप से बचा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन की तरह व्यवहार किया, जिसने 1938 में चेकोस्लोवाकिया को हिटलर के हवाले कर दिया था और कहा था कि यह एक अत्यंत दूरस्थ देश है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। असल में भारत पूरे सिंध में जन्म संग्रह की मांग कर सकता था, क्योंकि 1946 के आम चुनाव में अधिकांश सिंधियों ने मुस्लिम लीग के खिलाफ मतदान किया था। चुनाव में 71% मुस्लिम आबादी वाले प्रांत में मुस्लिम लीग को केवल 46% वोट मिले थे। लीग को मिले हर 4 वोटों के मुकाबले 3 वोट GM सैयद और मौलाना बख्श की लीडरशिप को मिले। 60 मेंबरशिप वाले सदन में 10 विधायक निर्विरोध चुने गए थे, उनमें से केवल 1 मुसलमान था। अगर इन 10 निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदान हुआ होता तो मुस्लिम लीग के पास 40% से भी कम वोट रह जाते। सिंध में मुस्लिम लीग के खिलाफ जनमत का साफ बहुमत था। इन सभी भारत के अनुकूल बातों का लाभ न उठाकर कांग्रेस ने सिंध के साथ भी अन्याय किया और भारत के साथ भी। जैसा कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने शिकायत की थी, कांग्रेस ने न केवल उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बल्कि सिंध को भी भेड़ियों के हवाले कर दिया है। सिंध का थार पारकर जिला हिंदू बहुल था और कांग्रेस को इस पर दावा करना चाहिए था। दरअसल यह पारंपरिक रूप से सिंध से ज्यादा मारवाड़ का हिस्सा रहा। भारत के बंटवारे से ठीक पहले सिंध सरकार ने तुरंत सांगर जिले को थार पारकर जिले में मिला दिया ताकि हिंदू बहुलता को खत्म किया जा सके। जबकि 1928 में जब सिंध को तब के बंबई और आज के मुंबई से अलग करने की चर्चा चल रही थी, तब जोधपुर राज्य ने थार पारकर जिले के अमरकोट क्षेत्र पर
अपना दावा पेश किया था। जोधपुर शासकों द्वारा दिया गया तर्क यह था कि अमरकोट पुराने समय से ही उनके मारवाड़ क्षेत्र का हिस्सा रहा है। अंग्रेजों ने रक्षा या रणनीतिक उद्देश्यों के लिए जोधपुर से यह क्षेत्र अस्थायी रूप से ले लिया था। कांग्रेस की सिंध इकाई ने जोधपुर राज्य की इस मांग का विरोध किया। अगर कांग्रेस ने जोधपुर राज्य की इस मांग का विरोध न किया होता तो सिंध का थार पारकर जिला आज के भारत का हिस्सा होता और वहां के हिंदू सुरक्षित होते। मलकानी कहते हैं कि भारत को एक और क्षेत्र मिल सकता था जिसका नाम था खैरपुर रियासत। सालों तक खैरपुर रियासत के मीर को पुणे के एक घर में कैद रखा गया था। 1940 के दशक में खैरपुर का दीवान एजाज अली था। उसने रियासत के दूसरे सबसे अहम अधिकारी मंगाराम वाघवानी को हटा दिया था। मंगाराम वाघवानी खैरपुर के राजकोष अधिकारी थे। जब अंग्रेज भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के बहुत करीब थे तो मंगाराम ने पुणे में खैरपुर के मीर से मुलाकात की और उन्हें इस शर्त पर गद्दी पर वापस बैठाने का वादा किया कि वह एजाज अली को हटाकर अपनी रियासत भारत में विलय कर ले। मीर इसके लिए सहमत हो गए। इसके बाद मंगाराम ने भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल से मुलाकात की। मीर को विधिवत रूप से उनकी रियासत वापस कर दी गई। एजाज अली को भी पद से हटा दिया गया। अपना वादा निभाते हुए मीर अब भारत में विलय करने के लिए तैयार था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मलकानी के अनुसार दिल्ली ने खैरपुर और थार पारकर में अपने पत्ते ठीक से खेले होते तो भारत की सीमा विशाल सिंधु नदी को छू रही होती। ये कहानी सिर्फ सिंध खोने की नहीं है, बल्कि ये बताती है कि गलत राजनीतिक फैसले कैसे पूरे भूगोल और इतिहास को बदल देते हैं। अगर कांग्रेस ने 1940 और 1946 में सही कदम उठाए होते तो शायद आज सिंध सिर्फ हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि हमारे नक्शे का भी हिस्सा होता। कैसी लगी आपको ये ऐतिहासिक सच्चाई? क्या आपको भी लगता है कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूलों में से एक थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कड़ी में एक इतिहास के पन्ने के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।